हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, इससे पिछले वाले जो पूरी वीडियो लेक्चर की सीरीज थी उसमें हमने और आपने बात की थी यूनिट नंबर 1। जैसा कि आप जानते हैं 12th बायोलॉजी चल रही है, उसमें यूनिट नंबर 1 का नाम है जनन। और उस जनन में जो पहला चैप्टर था, मतलब उस यूनिट का पहला जो चैप्टर था उसका नाम था जीवों में जनन। और आज हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अगर आपने हमारे पहले वाले पूरे चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वाले पूरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग अपने 12th बायोलॉजी में यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है जनन और उसका चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और इसकी भी पूरी सीरीज आपको आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को नहीं लिया है और आपको पूरा कोर्स चाहिए है बायोलॉजी का, तो फिर आप हमारे ऐप को हमसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब उस ऐप पर आपको फ्री में डेमो वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप लोग जान जाएंगे कि आपको मैं कैसा पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, अब एक बात यहां पे सबसे पहली बात तो कि हम लोगों को चैप्टर से समझना है, आखिर चैप्टर में हम लोगों को बात किसके बारे में करनी है। तो जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यहां से आपने दो वर्ड लिए। पहला वर्ड आया पुष्पी और दूसरा वर्ड आया पादप। पुष्पी पादप का मतलब यह हुआ कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं। पादप का मतलब होता है पौधे और पुष्पी का मतलब होता है पुष्प। तो सिंपल सी बात बनती है कि हमें इस चैप्टर में केवल उन पौधों के बारे में बात करनी होगी जो जिनमें कि पुष्प लगते होंगे। तो इसका मतलब ऐसे पौधे भी जरूर होते होंगे जिनमें पुष्प नहीं लगते होंगे। तो याद रखें कि इसी आधार पर पौधों को दो भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहले वाले जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आवृत बीजी। याद रखें, पहले वाले जो पौधे हैं पहले प्रकार के, इनको हम लोग कहते हैं आवृत बीजी, और दूसरे वाले जो हैं इनको हम लोग कहते हैं अनावृत बीजी। ये दो नाम आप याद रखिए, अनावृत बीजी। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, आवृत बीजी को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म्स और जो अनावृत बीजी हैं इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। अगर हम अपने टॉपिक के बारे में बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट एक पॉइंट बन जाएगा कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं, जिनमें फूल, जिसको फूल बोलते हैं, पुष्प फ्लावर्स लगते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत बीजी। और ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? मैंने क्या बोला कि जिनमें पुष्प लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत बीजी, और जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनावृत बीजी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने कॉमन सेंस से आप लोग खुद समझ सकते होंगे कि आखिर इस वाले चैप्टर में हम लोग किसकी बात करेंगे। इस वाले चैप्टर में हम और आप बात करेंगे केवल आवृत बीजी के बारे में, अनावृत बीजी की कोई भी बात नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बेटा, कोई भी जो आवृत बीजी पौधा होता है, कोई सा भी पौधा हो, आवृत बीजी हो, जिसमें पुष्प लगते हो, तो उसका जो जीवन चक्र होता है, तो उसका जीवन चक्र जो है वो हमेशा दो अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसको याद रखें। अब वो दो अवस्थाएं कौन सी हैं? तो पहली जो अवस्था मानी गई उसको हम लोग नाम देते हैं युग्मकोद्भिद। याद रखें, इसको बोलते हैं युग्मकोद्भिद। ठीक है, और दूसरी अवस्था होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणुद्भिद। नाम याद करें, बीजाणुद्भिद। ये नाम आपको बोर्ड पेपरों में बहुत हेल्प करेंगे। पहला नाम मैंने क्या बोला, युग्मकोद्भिद, और दूसरा नाम बोला मैंने बीजाणुद्भिद। देखिए, जिस तरीके से हम इंसानों में युग्मक होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था पहले वाले चैप्टर में, युग्मक का मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु। तो मैंने आपको वहां पे जरूर समझाया होगा कि जो युग्मक होते हैं वो हमेशा एन प्रकार के होते हैं। एन का मतलब होता है अगुणित प्रकार के होते हैं, एन। ठीक है, मतलब हमेशा आधे गुणसूत्र होंगे। मतलब ये हुआ कि किसी भी जीव में, देखो थोड़ा क्लियर कर दूं फिर से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा फिर भी आप समझ जाओगे, किसी भी जीव के शरीर में जितने भी गुणसूत्र होते हैं उसके ठीक आधे गुणसूत्र होते हैं उसके युग्मक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर किसी मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं, तो उसके जो युग्मक होंगे, युग्मक से मेरा मतलब जो शुक्राणु होंगे या फिर जो अंडाणु होंगे, उनमें हमेशा ठीक आधे गुणसूत्र होंगे। आधे का मतलब हुआ 23 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो याद रखना कि चाहे कोई सी भी संरचना बनी रहे उसमें तो हमेशा 2n होते हैं, फुल गुणसूत्र हैं। फुल गुणसूत्र मतलब 2n,
और अगर आप आधे की बात करोगे, बिल्कुल हाफ कर दोगे, मतलब n कर दोगे, तो n का मतलब क्या होता है कि वो जरूर युग्मक होगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे, युग्मक कह रहे थे हम इंसानों में, और यहां पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, तो यहां पे उसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है, युग्मकोद्भिद। तो जिस तरह से हम लोगों में, इंसानों में युग्मक n प्रकार के होते हैं, n का मतलब होता है अगुणित। अगुणित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी का गुणा नहीं हुआ है। अगुणित, अ मतलब नहीं, और गुणित मतलब किसी का गुणा नहीं। तो देखो कोई गुणा तो नहीं हुआ, n है नॉर्मल। और जो 2n होता है, तो 2n को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुणित। द्विगुणित मतलब होता है दो का गुणा, समझ में आ रहा है ना। तो अगर किसी के कुल गुणसूत्रों की बात हो रही है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मतलब 2n की बात कर रहे हैं। और अगर किसी के आधे गुणसूत्रों की बात हो रही है, बिल्कुल सिर्फ शुद्ध हिंदी में समझा दिया मैंने आपको, तो समझ लो वो वाले कौन से होंगे, n होंगे। तो अब आप समझ पाएंगे जो युग्मकोद्भिद अवस्था है, इसमें जो गुणसूत्र हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, n प्रकार के। मतलब जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वो n प्रकार की होती है, अगुणित प्रकार की होती है। और जो बीजाणुद्भिद अवस्था है बेटा, वो हमेशा कैसी होती है, 2n प्रकार की होती है, या फिर द्विगुणित प्रकार की होती है। तो सिंपल यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी पौधे का जीवन चक्र हमेशा, किसी भी कौन से, आवृत बीजी पौधे का जीवन चक्र हमेशा दो अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें पहली अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था और दूसरी वाली बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाती है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूं। अब अगली बात मेरी समझो। देखो अब बात हो रही है बेटा आवृत बीजी की, और हमें क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन। अब चूंकि बात लैंगिक जनन की है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं नर भी होगा और मादा भी होगा। क्यों, क्योंकि लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो नर भी चाहिए, मादा भी चाहिए, लेकिन वो नर और मादा कहां होंगे, तो इसको समझो। अब एक प्रश्न बनता है यहां से एनसीईआरटी का कि याद रखें कि किसी भी आवृत बीजी पौधे का जनन अंग क्या होता है। क्यों, क्योंकि उसी जनन अंग पर नर भी होंगे और उसी पे मादा भी होंगे। अब समझो मेरी बात को, प्रश्न क्या बना कि किसी भी आवृत बीजी पौधे का जनन अंग क्या होता है, जनन अंग क्या होता है। अब मेरी बात को समझो, बात है जनन अंग की, तो इसका उत्तर बिल्कुल यूनिवर्सल है। इसका उत्तर होता है बेटा पुष्प। क्या होता है, पुष्प। मतलब क्वेश्चन बनेगा किसी आवृत बीजी पौधे का जनन अंग क्या है, तो आप आंसर क्या देंगे, पुष्प होता है बेटा। यहां तक समझ में आ रहा है ना, मतलब जनन का काम कौन कर रहा है, पुष्प। लेकिन अब एक प्रश्न बना कि सर अभी अभी आपने बताया कि हमें तो लैंगिक जनन पढ़ना है, और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत है। तो अब मेरे साथ आओ, मेरी बात को समझो ध्यान से। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि अब जैसे मैं यहां पे एक आपके लिए पुष्प बनाऊं, थोड़े से ध्यान देना, मेरी बात को समझना। जैसे ये एक मैं पुष्प बनाऊंगा आपके लिए, जरा ध्यान देना। ये देखो, ये जो पुष्प खिला होता है ना, ये वो वाला जिससे आप पकड़ लेते हो, वो ये हो गया। बीच में कुछ इस तरह से एक पार्ट होता है, यहाँ पे बीच में होता है, इस तरह से पार्ट होता है, ठीक है। और एक पार्ट बेटा यहाँ पे ये होता है, इस तरीके से निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये बना हुआ आपके सामने कोई भी पुष्प। यहां से मैं आपको पुष्प के भाग समझाऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि नर कौन सा है और मादा कौन सा है, और ये भी बताऊंगा कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले तो जो कि आप अपने हाथ से पकड़ते हो, इस तरीके से पुष्प को पकड़ते हो, तो ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। इंग्लिश मालूम होनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये इंग्लिश में लिख के आ जाता है। हिंदी में बेटा इसको कहते हैं हम लोग बाह्य दल पुंज। याद रखें, हिंदी में इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज, कैलिक्स। अब क्या हुआ, ये जो निकले हुए ये वाले, ये इस तरीके से, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कोरोला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। हिंदी में बेटा इसको हम लोग कहते हैं दल पुंज। नाम याद करें, हिंदी में कहते हैं दल पुंज। अब आ जाइए नंबर 3 पे, ये जो निकले हुए बेटा ये वाले, ये इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम, ANDROECIUM। स्पेलिंग्स का विशेष ध्यान रखें। एंड्रोशियम को हिंदी में कहा जाता है बेटा पुमंग, ठीक है, पुमंग कहते हैं। और जो बीच में देखो मैंने ये बना रखा है, बीच वाला पार्ट, इसको बेटा हम लोग कहते हैं गाइनोशियम, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोशियम। हिंदी में कहा जाता है इसको जायांग, ठीक है। तो 4 जो मुख्य भाग हैं किसी भी पुष्प के, मेन जो तुम्हें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, कैलिक्स बाह्य दलपुंज, दूसरा कोरोला दलपुंज, तीसरा एंड्रोशियम पुमंग, और चौथा गाइनोशियम जायांग। ये 4 मेन पार्ट हैं। अब समझो,
अब जो अभी अभी हमने बात करी लैंगिक जनन की और तुमसे कहा कि नर और मादा, तो याद रखना कि किसी भी पुष्प का जो नर भाग होता है वो हमेशा क्या होता है, पुमंग होता है। मतलब ये मेल पार्ट है, इसका नर जनन अंग है ये, ठीक है। और अब आ जाओ जो मादा भाग है वो कौन सा वाला है बेटा, जायांग है, ठीक है। और अगली बात जो यहां पे मैंने लिखे हैं कैलिक्स और कोरोला, मतलब बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों केवल और केवल किसी पुष्प को सहारा देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, इसके अलावा ये कोई सा भी काम नहीं करते हैं। तो हमें इनके बारे में कोई खास पढ़ाई नहीं करनी है। जो मेन हमारा पूरे चैप्टर में बात करेंगे वो किसकी करेंगे, पुमंग और जायांग की। लेकिन जब इसी काम पे मतलब कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किसी भी पुष्प को दो चक्रों में डिवाइड कर देते हैं। किसमें, दो चक्रों में। अब मेरी बात समझो, देखो बेटा यहां लिख दे रहे हैं हम, दो चक्र होते हैं किसी भी पुष्प के। पहला वाला चक्र होता है बेटा सहायक चक्र। पहले वाले चक्र का नाम क्या है, सहायक चक्र, यह है पहला चक्र। और दूसरा वाला होता है बेटा, दूसरा आवश्यक चक्र, दूसरा होता है आवश्यक चक्र। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी पुष्प के दो चक्र होते हैं, पहला होता है सहायक चक्र और दूसरा होता है आवश्यक चक्र, ठीक। तो सहायक चक्र का मतलब यह हुआ कि ऐसा चक्र जो केवल किसी पुष्प की सहायता करता हो, केवल हेल्प कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सहायक चक्र। और दूसरा क्या लिखा है, आवश्यक चक्र, मतलब जो कि बहुत आवश्यक है, जिसके बिना जनन संभव है ही नहीं, वो वाले क्या कहलाते हैं, आवश्यक चक्र। अब तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ, क्या हुआ, जो कोरोला है और ये जो कैलिक्स है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, केवल सहारा तो दे रहे हैं, हेल्प तो ही कर रहे हैं। तो बेटा इन दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं, ये सहायक चक्र है। जरूरी नहीं है ज्यादा, बस सहायता कर रहे हैं। लेकिन जो एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम थे, पुमंग और जो जायांग थे, ये दोनों ही बेटा क्या कहलाते हैं, आवश्यक चक्र कहलाते हैं। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए अब चक्रों की बात। देखो ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसको तो तुम लेक्चर के रूप में ले लेना, और इसके अगर तुमको नोट्स चाहिए तो तुम्हें अपने स्टडी मटेरियल वाले जो तुम्हें सेशन मिलता, एक जगह मिलती है, वहां पर आप इसके नोट्स को भी आराम से देख सकते हो। अपना नोट्स लाइन वाइज लाइन बनाइए। देखिए नॉलेज होना अलग बात है, नॉलेज को पेज पे उतार के बोर्ड में पेश करना वो अलग बात है। तो हम लोगों को किसके लिए प्रिपेयर रहना है बेटा, कि हम लोग अपनी इतनी अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं जिससे कि अगर हम लोग एग्जामिनर की कॉपी पहुंचे उसके सामने, एग्जामिनर के सामने, तो वो कहीं से भी आपके नंबर को हिला डोला ना सके, इतनी अच्छी कॉपी उसके सामने पहुंचे। बिल्कुल सरल वर्ड्स हों, वो भी बड़े आराम से समझ पाएं और आराम से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बने रहिए साथ। तो उम्मीद है कि आपको पुष्प समझ में आ गया होगा। अब हमने और आपने बात अभी हमने आपसे कही थी कि पुष्प दो प्रकार के होते हैं बेटा, याद रखना पुष्प दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कैसे हैं तो सुनो। वैसे तो मैं ये समझा चुका हूं आपको, आपने जो इससे पहला वाला चैप्टर है, लेकिन फिर भी चूंकि चैप्टर स्टार्ट है तो मेरा फर्ज है आपको पूरा समझाना। तो ध्यान रखें पुष्प दो प्रकार के, देखिए एक जैसे ये, एक ये और एक ये, मैंने तीन बनाई पुष्प। क्यों बनाई समझ जाओगे। सबसे पहली बात तो ये कि पहले वाले तो होते हैं बेटा, पुष्प का प्रकार है एक लिंगी। क्या बना, एक लिंगी। तो ये जो दो बने हुए हैं ये एक लिंगी, कैसे हैं समझ जाओगे। और ये जो यहां बना हुआ है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी। इसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। अब जरा बात को समझना, तो एक लिंगी, अब यहां पे मान लो ये वाला कोई पुष्प है बेटा, तो इसमें क्या बना हुआ है, केवल मान लो कि ये पुष्प है, इसमें केवल क्या है, पुमंग। देखो पहले ही बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि किसी पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों साथ हों, जैसा कि मैंने बना रखा है, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि किसी पुष्प के ऊपर ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं जायांग, केवल क्या होंगे, सिर्फ पुमंग होंगे, तो उसको पुष्प को हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी नर। क्या कहेंगे, एक लिंगी नर। और अगर किसी पुष्प के ऊपर बेटा जायांग है, केवल जायांग है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी मादा। यहां तक समझ में आ रहा है ना। और अगली तो आप शायद समझ ही गए होगे कि मान लो पुष्प तो एक ही है और उसी पुष्प में क्या है, पुमंग भी है, और उसी पुष्प में अगर जायांग भी है, तब उस पुष्प को तुम क्या कहते हो, द्विलिंगी। इसका मतलब कि इस समय तुम्हारे सामने जो पुष्प बना हुआ है वो कौन सा माना जाएगा, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब दो लिंग एक साथ हों, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। अब एक लिंगी और द्विलिंगी तो हो गया, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों में हम लोग एक लिंगी और द्विलिंगी को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे एक नाम बहुत चर्चित है, एक लिंगाश्रयी,
और दूसरा नाम है बेटा उभय लिंगाश्रयी। तो याद रखना कि एक लिंगी को हम लोग एक नाम देते हैं, विशेष नाम देते हैं एक लिंगाश्रयी, और जो द्विलिंगी होते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं उभय लिंगाश्रयी। नाम याद करें, उभय लिंगाश्रयी। उभय मतलब होता है कॉमन, दो हों जिसमें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो अब यहां पे आपने जाना कि चैप्टर का अर्थ क्या था, आपने जाना कि किसी कौन से वाले पौधों में पुष्प लगते हैं, आपने जाना कि जीवन चक्र कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, आपने जाना कि किसी आवृत बीजी पौधे का जनन अंग क्या होता है, उसके बाद आपने पुष्प के भाग जान लिए कि पुष्प कितने भागों से मिलकर बना, कितने चक्र होते हैं ये जाना, और लास्ट में जाना कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। अब चूंकि बात लैंगिक जनन की है तो अब हम लोग अलग अलग बात करेंगे। पहले तो बात होगी पूरी तरह से पुमंग के बारे में, और उसके बाद बात होगी बेटा जायांग के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारा हौसला अफजाई करते रहें, और प्लीज एक ना एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों।